नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री पद नहीं, हमारा प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी बेहद कायर और डरपोक है। मैं बार बार यह कहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी है। और मैं बार बार यह कहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा लैंड माफिया खुद नरेंद्र मोदी है। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, CWC हुई। उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे संगठन में अमूलचूल बदलाव करने और वहां उन जातियों को प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया जिनको अब तक बार बार पीछे छोड़ा जाता रहा। निश्चित रूप से तमाम सारे वह लोग जिन्हें लोग कहते हैं कि स्लीपर सेल, और फिर उन्हीं की बातों को मुद्दा बना करके, आवाज बना करके और विरोध कर, जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम से सांसद है और वो अपने आप को बहुत विद्वान बताने की चेष्टा करते हैं, होंगे भी, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि उनकी अपनी राजनैतिक हैसियत बड़ी नहीं। उनको चूंकि एक विद्वान लेखक होने के कारण चर्चा में होते हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता रहने के कारण चर्चा में होते हैं और तमाम लफड़ों के कारण चर्चा में होते हैं। जी हां, तो साहब उन्हीं के कारण नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, तो उनको तकलीफ हो जाती है। इसी तरीके से तमाम सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है और वह तकलीफ ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचती है? नरेंद्र मोदी के पास, तो उस खांचे में जाके फिट हो जाती है। बहरहाल, तो मीडिया भी चिल्लाने लगता है, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं दूसरी बात। जैसे ही ये सारे फैसले होते हैं, उन पर अमल के लिए सख्ती से काम शुरू करने की बात होती है। 10 तारीख को लोग अपने घरों से के लिए निकलते हैं और 11 तारीख को ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ कि कैसे वो एजेएल एसोसिएट जनरल जो देश की आजादी की लड़ाई में काबिज रहा, लड़ता रहा, उसके यहां उसकी संपत्ति जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, कर दीजिए। उसके बाद में फिर भी राहुल गांधी को डर नहीं लगता है, सोनिया गांधी को डर नहीं लगता है और उसी तरह एक्शन मोड में होते हैं, उन पे असर नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ में उपस्थित होती है। सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी और दूसरे नेता। उधर नरेंद्र मोदी डर के कारण उसमें नहीं आते हैं, पुष्पांजलि नहीं अर्पित करते हैं और भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं, उनके छुटभइये नेता जो हैं उसमें मौजूद होते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं जब कोई असर नहीं पड़ा, चेहरे पर सिकन नहीं है और राहुल गांधी किसी को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के जो पति हैं, उनको फिर से एक नोटिस सर्व हो जाता है उस 3.5 एकड़ जमीन खरीदने के मामले में, जो उन्होंने किसी सरकार से नहीं खरीदी। उन्होंने एक प्राइवेट ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड यानी एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए खरीदी, किसी किसान से नहीं खरीदी, और गुड़गांव में वह जमीन खरीदी थी और वह जमीन
राबर्ट वाड्रा ने नहीं खरीदी थी, उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने खरीदी थी। यानी रॉबर्ट वाड्रा कहीं साइन करने नहीं गए थे, कंपनी से खरीदारी हुई, जो पेमेंट हुए सब अकाउंट से हुए, सारी चीजों के दस्तावेज मौजूद। बहरहाल जैसे ही भगवाइयों के लिए, भाजपाइयों के लिए 2014 में देश आजाद हुआ, यानी मोदी सरकार बनी और हरियाणा में खट्टर सरकार बनी, तुरंत सबसे पहला काम होता है, एक जस्टिस ढींगरा के नेतृत्व में ढींगरा आयोग बना दिया जाता है उसकी जांच करने की। वो जांच करता है, सालों साल करता है, और जांच के बाद में रिपोर्ट जो आती है वो कहता है कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ये तो हुई एक बात। दूसरा, हाई कोर्ट में 2023 में जवाब देती है हरियाणा सरकार कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गड़बड़ के। अब आप समझ लीजिए, इसके बाद जब चैन नहीं पड़ता है तो अब रॉबर्ट वाड्रा के घर एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आप 15 तारीख को, यानी आज की तारीख को, 15 अप्रैल को आकर के ईडी में समन पे जवाब दें। वो अपने सारे दस्तावेज लेके पहुंच जाते हैं। लो साहब, क्या जवाब चाहिए, गिरफ्तार कर लो, यदि लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है तो वो कर लो, करो जो करना है, चार्जशीट करो, जेल में डालो, कुछ भी करो। अब घबराहट दिखती है, तो जब घबराहट दिखती है, उधर राहुल गांधी फिर पहुंच जाते हैं अहमदाबाद, और गुजरात के अपने सभी जिलों के जो ऑब्जर्वर हैं उन सब के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे संबोधित करते हैं। बस अब आप समझ लीजिए, ऐसी हालत बिगड़ती है कि शाम आते आते खबर आती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ उस मामले में चार्जशीट कर दी है। चार्जशीट में क्या है, चार्जशीट में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने रुपए राहुल गांधी ने ले लिए या कितने सोनिया गांधी ने ले लिए। इतने सालों से जांच चल रही, किसने कितने रुपए ले लिए, किसने कितने रुपए की संपत्ति ले ली, किसने क्या लिए, कोई नहीं। यानी हवाई चार्जशीट। चलिए, बहुत अच्छा है, अब आप गिरफ्तार भी कर लो, क्योंकि वो गांधी परिवार, वो डरता नहीं। डर आपको लगता है, इसलिए आप वो करते हो, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा अब की गुजरात में डट के खुश के मारेंगे, बस समस्या या तो यह साजिश रखते हो, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आता हूं कि आप असल में करते क्या, क्योंकि आप फेल हो चुके हो। न भारत में आप रोजगार दे पा रहे हो, जो 1 साल पहले आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने किया था उसी का कॉपी पेस्ट आपने किया था कि 1 लाख रुपए का जो बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ओरिएंटेशन के लिए आप देंगे, वो नहीं आपने दिया। 1 साल पूरा कंप्लीट हो। दूसरा, आपने इस देश के लोगों को महंगाई से निजात दिलाने की बात कही थी 2013-14 में, लेकिन महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है। गैस का सिलेंडर जो 400 का मिलता था वो 1100 का मिल रहा है। इसी तरीके से तमाम चीजों के दाम न्यू बढ़ रहे। पेट्रोल डीजल जब इतना महंगा था, क्रूड ऑयल, तब 70 रुपए के अंदर मिलता था। आज स्थिति है 100 रुपए के करीब है। तो साहब, ये स्थिति है। बीमा की पे जो टैक्स था वो इतना बढ़ गया कि बीमा की राशि बढ़ गई। इसी तरीके से इस देश में हर तरह की बर्बादी आ गई। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग सब बर्बाद हो गए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी, वो फेल हो गया। मेक इन इंडिया फेल हो गया, स्टार्टअप फेल हो गया,
जो जो योजनाएं लेके आए आप, सारी योजनाएं फ्लॉप। तो जब सब फ्लॉप हो गया तो क्या चिल्लाया करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये गैंग वो गैंग। तो साहब इसी को देख लेते हैं, टुकड़े टुकड़े करने का काम आपने किया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के ही दिन आप हिसार में बोल रहे थे, और बोलते वक्त बोले कि मुसलमानों के बच्चे पंचर लगा के वो कर रहे हैं। तो हुजूर वो पंचर लगा के मेहनत से इज्जत से काम कर रहे हैं, वो आपकी तरह से भीख मांग के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही कहा था कि आपने 30-35 साल भीख मांग के खाया। तो भीख मांग के खाया ये। और यदि आपके ही भाई प्रहलाद मोदी की बात माने तो आप अपने घर से गहने चुरा के भाग गए थे, जिस कारण आपके पिता को मौत आई थी। अब क्या कारण था मैं नहीं जानता हूं, ये आपके भाई ने कहा था, 2016 में कहा। इसी तरीके से आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप, चाहे चरित्र को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके हो। चलिए हम उस पर बात नहीं करते, ये आपका विषय है, आप किससे, क्योंकि आजकल तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट्स के जजेज बोल रहे हैं कि साहब नाड़ा खोलना भी लड़की का जो है रेप की कोशिश नहीं है, उसके स्तन दबाना भी रेप की कोशिश नहीं है, उसके साथ कुछ और कर लेना नहीं है, किसी नाबालिग बच्चे के साथ में रेप कर देना भी रेप नहीं है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो रही हो तो अब क्या कहा जाए, आपने भी जो किया सब अच्छा ही किया होगा, तो आप फिर और क्या कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से आज उनके हितैषी बनने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बन जाइए, आप सबसे बड़े हितैषी होने का सबूत दे दीजिए। आप जाइए, हज करके आइए, उम्रा करके आइए, आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, आप चाहे जो कुछ करिए, उनको खुशहाल बनाइए, हम तब भी खुश रहेंगे। आप मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए और उन्हें खुशहाल बना देंगे तो हम इस पे भी खुश। चलिए करिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कायर हैं, सिर्फ मुंह बजा सकते हैं, आपके अंदर यह हिम्मत नहीं। तो आप फिर ये कायरता का परिचय देते हैं कि कैसे है, हम ईडी भेज देंगे, हम सीबीआई भेज देंगे, हम इनकम टैक्स भेज देंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसे आपने लोकसभा चुनाव के दौरान किया। कांग्रेस से इतना डर लग रहा था कि कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए थे। आज भी आपने कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से एक बड़े नेता ही ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, लोकसभा में उम्मीदवार थे खचरियाबास, और उनके यहां आपने उनके जुड़े हुए लोगों के यहां जो उनके साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, नंबर 1 का बिजनेस करते हैं, उनके यहां ईडी के छापे पड़वा दिए। कोई बात नहीं, आपने। इसी तरह आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान झारखंड में कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य, उनके यहां जो है छापे मारे थे और कहा था 352 करोड़ पकड़ लिया और न जाने क्या क्या। क्या हुआ भाई उस 352 करोड़ का? सब तो आपने छोड़ दिए, क्लीन चिट दे दी, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो पैसे ही बिजनेस के थे। इसी तरह के आप काम करते हैं, कर लीजिए जो आपको करना है। अब आता हूं इन सब करने से हो क्या रहा है। करने से हो रहा है, बड़ी मुश्किलों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक किताब है, इसको देखना होगा, हिंद के सरदार। इसमें यदि आप खोलेंगे तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आप पढ़िए और किस तरीके से जब भारत आजाद हुआ और आजादी के समय कैसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो 31वां अध्याय है, ये पढ़िएगा। और इसमें सरदार पटेल ने कहा है कि किस तरह से कि राज्यों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान से जोड़ने का जीतोड़ प्रयत्न चल रहा है। यह कार्य ऐसा है कि यदि आरंभ से उस पर ध्यान दिया वो गया होता और सारी चीजें होती तो भारत के भविष्य के राज संचालन के अनेक प्रकार के खतरे जो पैदा हुए वो
पैदा करने में आपकी भूमिका थी। कैबिनेट मिशन की योजना में यह बात कही गई थी कि भारतीय जनता द्वारा चुनी हुई एक संविधान सभा की रचना होगी और वो क्या करेगी। तो ये सब चीजें और ऐसी सारी विपरीत स्थितियों में किस तरह से उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए पंडित नेहरू के साथ मिल करके भारत पर ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता का अंत आने पर देशी राज्यों का स्थान कैसा होना चाहिए ब्रिटिश सरकार ने, ये आप पढ़िएगा। इसमें एक एक चीज है और सरदार पटेल कहते हैं कि किस तरीके से 13 जून 1947 को ऐसे प्रतिनिधियों की एक सभा लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई जिसमें तमाम प्रश्नों पर गहराई से चर्चा हुई और उस समय बार बार चेतावनी और सारी चीजें हुई, प्रस्ताव हुए, वक्तव्य हुए, बावजूद इसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बांटने को लेकर के यह स्थिति पैदा कर दी। इन स्थितियों में पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी ने बड़ी मुश्किल से 560 रियासतों को, एक दो को नहीं, नरेंद्र मोदी तो 400 का नारा देते रह गए, अब की बार 400 पार, 240 पे सिमट गए, सांसद नहीं चुनवा पाते हैं और वो 540 राज्यों को, 560 राज्यों को जोड़ करके एक भारत बनाते हैं। और जब भारत बनाते हैं तो अब आप यह समझ लीजिए वह भारत कैसे बनता है, किस तरह से होता है, उसके संकटों का वर्णन है कि किस तरीके से हिंदू राज्य जो त्रावणकोर, जहां के मैंने अभी सांसद का जिक्र किया, उन शशि थरूर जहां से आते हैं वहीं के त्रावणकोर राज्य होता था। देखिए इसमें जिक्र किया गया है। तो वो त्रावणकोर के दीवान जो अय्यर थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पाकिस्तान से समझौता कर लिया। कल्पना करेंगे, जोधपुर का राजा जाके पाकिस्तान से समझौता कर लेता है, कश्मीर का राजा जाके पाकिस्तान से समझौता कर लेता है, जयपुर का राजा जाके पाकिस्तान से समझौता कर लेता है। तो इस तरह की स्थितियां थी और इतनी विपरीत स्थितियों में, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हिंदू राज्य कहे जाते थे, वहां के राजा जाके ये कर रहे थे और इस तरह से बहुत सारे राजा। तब कैसे इस देश को जोड़ करके एक बनाया गया। आज स्थिति क्या हो रही, आज इतना विवश कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है। उधर मणिपुर संभल नहीं रहा है, आग लगी हुई है। जम्मू कश्मीर को तोड़ के दो टुकड़े कर ही दिए हैं और उन दो टुकड़ों में भी जो आधा टुकड़ा बचा है, उस जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा नहीं मिलने पा रहा है। उसके बाद में वहां आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही। तमिलनाडु में जिस तरह से काम किया जा रहा है, तमिलनाडु ने स्वायत्तता के लिए, राज्य की स्वायत्तता के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि कैसे भारत के राज्य और केंद्र के संबंधों का उल्लंघन हुआ है, किस तरीके से क्या किया जा रहा है और संविधान के किस तरह से राज्यपाल स्वयंभू की भूमिका निभा रहा है और किस तरह से राष्ट्रपति एक नौकर की तरह से व्यवहार कर रहा है, आदेश मान रहा है राजनीतिक सत्ता की। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं स्वायत्त राज्य बन जाए। अब आप सोचिए, टुकड़े टुकड़े करने की स्थिति आप यह कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी दे करके पंजाब को बचाया था, यह नहीं होने दिया था। राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी दे करके तमिलनाडु को बचाया था और आप इस देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग आप हैं, क्योंकि आपको दर्द हो भी नहीं सकता है। जो घर बनाता है, जोड़ता है, उसको दर्द होता है। जो घर को बिगाड़ने और वो साजिशें करने में उस समय मस्त थे,
वो कैसे खुश होंगे? वो तो इसी में खुश होंगे, चलो अच्छा है जो काम हम तब नहीं कर पाए अब कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। तो ये है टुकड़े टुकड़े, समझ लीजिए। जय